नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और युगांडा के व्यापार रिश्तों के बारे में। तो शनिवार 29 नवंबर 2020 को इंडिया युगांडा ट्रेड एसएमई कनेक्ट सेमिनार का आयोजन हुआ था। यह आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि आईआईए की ओर से किया गया था। इस सेमिनार में आईआईए के चेयरमैन श्री कुलमणि गुप्ता, वाइस चेयरमैन श्री उमेश बत्रा और आईआईए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात प्रकोष्ठ की को चेयरपर्सन रेखा शर्मा, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट्स, युगांडा की टीम और उनके साथ युगांडा के उप उच्चायुक्त कजाला मोहम्मद मौजूद थे। इस सेमिनार में युगांडा और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के विषय में चर्चा हुई थी। युगांडा की आई टीम ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि भारतीय निवेशकों और कंपनियों के लिए युगांडा में कितने अवसर हैं जिनसे वे अपना व्यापार युगांडा में भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भारतीय और युगांडा के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हो सकेंगे। युगांडा की टीम ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि भारतीयों के लिए युगांडा में कौन कौन से अवसर हैं और भारतीय निवेशकों को युगांडा में निवेश क्यों करना चाहिए। तो युगांडा की टीम ने सबसे अहम बात यह बताई कि युगांडा की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो जवानों की है, जो कि हमेशा नए काम को करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने यह भी बताया कि युगांडा की जलवायु काम करने के लिए काफ़ी अच्छी है। आपको बता दें कि आईआईए खुद युगांडा जाएगी और इस मॉडल की अच्छे से जांच करेगी और व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के और भी मौके ढूंढेगी। युगांडा में कृषि जगत में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। कृषि क्षेत्र में युगांडा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है और वहां की सरकार भी कृषि क्षेत्र में निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स मुहैया करा रही है। वहां की सरकार कृषि क्षेत्र में ज़मीन में भी सहायता करती है। अगर किसी निवेशक को युगांडा में ज़मीन चाहिए तो उसके लिए युगांडा की सरकार कुछ व्यापार के लिए और कुछ नियमों के साथ फ्री जोन एरिया भी देती है। सिर्फ यही नहीं, युगांडा की सरकार आयात निर्यात समेत वहां व्यापार करने के लिए भी काफ़ी छूट प्रदान करती है। जब ये बातें युगांडा की टीम ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बताई तो सेमिनार में मौजूद काफ़ी निवेशक इन बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने युगांडा की टीम से युगांडा में ज़मीन लीज पर लेने, खरीदने और ज़मीन के रेट जैसे आदि सवाल भी पूछे। आपको बता दें कि युगांडा में चाय, कॉफ़ी, तिलहन फसल, गेहूं, चावल, कपास, फूल, फल एवं सब्जियां आदि की खेती की जाती है। सिर्फ कृषि ही नहीं, युगांडा में पर्यटन यानी टूरिज्म और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं। युगांडा में काफ़ी अच्छे पार्क और जंगल भी हैं जो कि घूमने के लिए काफ़ी अच्छे हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। युगांडा में आप वन जीवन के साथ जल जीवन भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जल जीवन भी काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात भी सामने आई कि युगांडा और भारत का आईटी सेक्टर में व्यापार इतना नहीं है और युगांडा भारतीय आईटी सेक्टर को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है। ऐसा होने से भारतीय और युगांडा के लोगों का फायदा होगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो सकेंगे। युगांडा की सरकार ने निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा बना रखी है। चाहे वे किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हों, उनको निवेश के लिए बात करने के लिए इधर उधर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसको युगांडा की टीम ने अपनी प्रेजेंटेशन में वन स्टॉप सेंटर का नाम दिया है। जब मार्केट टाइम्स टीवी ने युगांडा के उप उच्चायुक्त कजाला मोहम्मद से सवाल पूछा कि अगर कोई भारतीय कृषि व्यापारी युगांडा के साथ कोई डील या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसके लिए युगांडा क्या खास प्रस्ताव देता है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया। The availability of the different raw materials you want for the agriculture sector.
Secondly, the environment. We may not need irrigation because we have 2 rainy seasons and 2 dry seasons a year. Thirdly, labor is cheap. Fourth, accessing credit in the banks is easy provided you have collateral. Fifth, the tax regime is very convenient, especially in agro processing. There are lots of waivers that are offered by the tax authority on behalf of governments. Then availability of markets. Our population of 42 million is big enough, but besides there is also a population of 172 million people for East Africa. And there is even another bigger population of 560 million people for the countries that make up what is known as COMESA. So there is assured markets for the agricultural products that would be on which value would have been added. हम आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि वहां पर लेबर काफी सस्ती है। तीसरा, उन्होंने बताया कि वहां पर बैंक की सुविधा काफी अच्छी है, लोग आसानी से बैंक की सुविधा उठा सकते हैं और लोन की भी सुविधा आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां टैक्स में भी काफी छूट दी जाती है और टैक्स भी काफी कम है। इस सेमिनार में मार्केट टाइम्स टीवी ने आईआईए के लोगों से भी खास बातचीत की। जब मार्केट टाइम्स टीवी ने आईआईए के चेयरमैन कुलमणि गुप्ता से पूछा कि इस सेमिनार में ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे भारत और युगांडा के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो सकें और ऐसे कौन कौन से व्यापार हैं जो भारत और युगांडा के बीच देखने को मिल सकते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, युगांडा और भारत के रिश्ते से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है जी, और हम कुछ समस्याओं से, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, तो आईआईए का जो प्रयास रहा है कि किस तरह से हम देश के अंदर उद्योग धंधों पे जो संकट है उसको दूर कर पाएँ, साथ में जो एक्सपोर्ट है हमारा उसको बढ़ाएं, उस बारे में हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो उसी कार्यक्रम का हिस्सा है। आज के जो प्रोग्राम का उद्देश्य बहुआयामी है और हमारी जो कोशिश है वो युगांडा के साथ मिलकर अपने एक्सपोर्ट्स आइटम को एक्सपोर्ट्स करने के लिए, साथ में यदि हम कुछ वहाँ उनकी ज़मीन पर जाकर कर पाएँ, इस तरह की संभावनाएं तलाश करने की भी है। क्योंकि अभी ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं भारत से, हम लोग इंपोर्ट कोई चीज़ नहीं करते हैं जनरली। इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके वहाँ भेजते हैं, यदि उसको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वहीं पर उत्पादित करके उस देश में और उसके आसपास के देशों में यदि हम सप्लाई कर पाएँ तो हमारे उद्यमियों के लिए एक नया मौका, एक अवसर होगा। उसकी तलाश हम कर रहे हैं, जिसके लिए आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर केजेला मोहम्मद बासवारी आज हमारे साथ आए हैं और उन्होंने हमारे साथ एक कार्यक्रम किया है। संभावनाएं बहुत हैं, बिकॉज अभी 6 साल पहले तक हम लोग 1800 मिलियन डॉलर का व्यापार करते थे और वो घटकर 800 पर पहुंच गया है अभी, जिसकी वजह चाइना मुख्यतः है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने चाइना की तरफ अपना रुख कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस मार्केट को चाइना अब कैप्चर कर चुका है उसको भारत दोबारा से रीगेन करे, क्योंकि उनका जो मोह है चाइना की चीज़ों के साथ भंग हो चुका है। उत्पाद की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें समस्या है। ये हमारे लिए एक अवसर है, इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। यहाँ से हम बहुत सारे एक्सपर्टीज़ जैसे कि आईटी, एग्री प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली हमारी भी एक कृषि प्रधान इकोनॉमी है। इसके अलावा
जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर यदि हम उसको कर पाएँ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसी प्रयास में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। युगांडा के साथ ही नहीं, बाकी और देशों के साथ भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सिर्फ निर्भरता जो है यूरोप और यूएसए छोड़कर बाकी और नए अवसर तलाशें। यही एक रूपरेखा इस तरह की हम फिर बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको हम निर्वहन करने में अपना भरपूर सहयोग कर सकें। इसी मंशा के साथ IAN ऑर्डर चैप्टर हमेशा ये प्रयास कर रहा है, करता रहेगा। आपको बता दें कि इस सेमिनार में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो कृषि क्षेत्र पर किया गया था। भारत और युगांडा दोनों ही एक कृषि प्रधान देश है। जब मार्केट टाइम्स टीवी ने IIA के चेयरमैन कुलमणि गुप्ता से पूछा कि अगर भारत और युगांडा के बीच व्यापार होता है तो भारत के पास ऐसे कौन कौन से मौके हैं जिनसे भारत युगांडा के साथ व्यापार करके फायदा उठा सकता है, तो उन्होंने कुछ यूं इसका उत्तर दिया। भारत और युगांडा दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं। हम अभी अपने देश में आप देख ही रहे होंगे कि कुछ नीतियों में बदलाव आ रहा है किसानों के लिए। और अभी तक एग्रीकल्चर बिजनेस को एक ट्रेडिशनल बिजनेस समझा जाता था और जिसमें किसान को एक साइडलाइन जो दर्जा है वो दिया गया था। प्रयास ये हो रहा है सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू या बाकी और MSP के थ्रू या उनको ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट से जोड़ने से किसानों का निश्चित रूप से भारत में लाभ होगा। और यदि हम इसी व्यवस्था को युगांडा तक एक्सटेंड कर दें और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वहाँ पर फार्मिंग करके वहाँ से जो प्रोड्यूस है उसको यहाँ पर ले आएँ तो शायद हमको जो फूड ग्रेन है या बाकी और आइटम्स हैं उसको सस्ते में उसकी उपलब्धता हो जाएगी और एक नया अवसर जो है वो खुलेगा। वहाँ पर हम जो उत्पाद बनाएंगे या जो उगाएंगे फसल उसको प्रोसेस करके ला सकते हैं या रॉ मटेरियल भी ला सकते हैं। अभी जहाँ तक करंट एक्सपोर्ट जो होता है युगांडा से इंडिया को वो प्रोसेस्ड नहीं होता, वो सीधा सीधा अनाज उग के सीधा यहाँ आ जाता है। तो आज की जो मीटिंग में हमने जो चर्चा करी है कि यदि हम वहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स डाल पाएँ जिससे कि प्रोसेस्ड आइटम वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि जैसा अभी डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने कहा ये एक जवान देश है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है 30 साल से नीचे है। तो वहाँ पर जो मैन पावर की उपलब्धता है, जो लेबर है वो अवेलेबल है और यदि हम उसका लाभ उठाएं वहाँ से प्रोसेस करके लेके आएंगे तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में कृषि संबंध क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा सुधार लाभ हमें मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमेटी की को चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी से जान लेते हैं कि भारत और युगांडा के व्यापारिक रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं और उनका भारत और युगांडा के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर क्या कहना है। कृषि प्रधान देश है युगांडा और इंडिया के बीच में कृषि को लेकर अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये बैठक जो हुई है, इस मीटिंग का या इस सेमिनार का जो मकसद था वो हमारे जो SME है, जो हमारे मेंबर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, चाहे वो युगांडा हो या इंडिया हो, हमारे जो SMEs हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे कि वो आपस में ट्रेड कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। भारत और युगांडा के बीच में अभी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी विजिट किया था और उन्होंने भी वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक मॉन्यूमेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है। उसी तारतम्य में हमने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब श्री पंकज गुप्ता जी के साथ ये बातचीत करी कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक दूसरे की कंट्री के साथ करें। तो ये एक साल का प्रोग्राम है जहाँ पर हमने नाम दिया है युगांडा इंडिया SME ट्रेड कनेक्ट,
जहां हम दोनों कंट्री के एसएमईज को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो आए वर्चुअली बात करें। इस सिलसिले में हमने पहला प्रोग्राम जो किया था 29 सितंबर को किया था, जहां हमने वर्चुअली 2 घंटे का एक वेबिनार किया था, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के एसएमईज मोर देन 150 एसएमईज वर देयर। और हम लोगों ने बात करी कि कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन से कमोडिटीज़ हैं, कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जो युगांडा इंडिया को भेज सकता है, और इंडिया में कौन से हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो वहाँ जाकर अपनी फैक्ट्रीज जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। जी रेखा जी, आप को चेयरपर्सन है इंटरनेशनल अफेयर्स एट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कमेटी की, तो आप कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता सकती हैं जो युगांडा और भारत के बीच डिस्कस किया हो कि यहाँ पर जो व्यापार होगा आने वाले भविष्य में उस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो कम रहेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो कितनी रहेंगी, इस बारे में क्या चर्चा हुई थी इस विषय में? देखिए, इंडिया और युगांडा के बीच में वैसे भी एक एग्रीमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है, और इंडिया से ही ज़्यादा सामान वहाँ जाता है। हम आने वाले दिनों में इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इस ट्रेड डेफिसिट को कम करके क्यों ना ऐसे किया जाए कि यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो वहीं पर मैन्युफैक्चर की जाए, ताकि जो ये ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस किया जा सके। साथ ही साथ वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लाइक वहाँ की दालें हो गई, वहाँ की स्पाइसेस हो गए, उनको हम यहाँ पर कैसे लेकर आ सके ताकि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके और दोनों कंट्री के जो एसएमईज हैं वो फ्लोरिश हो सके। अब आईआईए के वाइस चेयरमैन उमेश बत्रा जी से जान लेते हैं कि भविष्य में जब भारत और युगांडा के बीच व्यापार होगा तो भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कैसे फायदा उठा सकता है, भारत को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ऐसे कौन कौन से मौके मिलेंगे जिनसे भारत के निवेशकों और व्यापारियों को फायदा होगा। देखिए, ऐसा है, शुरुआत ऐसे करते हैं कि इंडियन सबसे पहले युगांडा में 20वीं सेंचुरी में पहली बारी गए थे, और जैसे आज हम लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है थ्रू दी एम्बेसी कि ब्रिटिश कॉलोनियंस जो हैं वो पहले इंडिया में भी थे और युगांडा में भी थे। तो काफ़ी लोग उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडियन को ले जाके युगांडा में सेटल किया और लेबर पर्पस से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हैं तो इंडिया और युगांडा के जो बायलैटरल ट्रेड टाइज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूव होते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी तुरंत पिछले कुछ हफ्तों पहले ही युगांडा होकर आए हैं, जो दौरे पे गए थे। उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि इंडिया और युगांडा का जो टैरिफ प्रेफरेंशियल स्कीम्स हैं उसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आपको नहीं पे करनी पड़ती। तो हमारा जो एक्सपोर्ट रहेगा वहाँ के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत बेनिफिट रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अभी तक 30% फार्मास्यूटिकल्स जैसे इंपोर्ट करता है युगांडा, वो वर्ल्ड में 30% इंडिया से इंपोर्ट करता है, विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट अगर देखा जाए। अभी हम लोगों की आज जो बैठक हुई है उसमें हम लोगों ने चर्चा करी है कि हम टेक्सटाइल होम फर्निशिंग को लेकर जाएं वहाँ पे। हम और बाकी प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक्स हैं, पेपर बोर्ड्स हैं, ये भी चीज़ें हम लेके जाएं वहाँ पर, और उनका पोटेंशियल काफ़ी है। तो आशा करते हैं कि आज की जो बैठक हुई है उसमें हम लोग एक बड़ी अच्छी चर्चा रही, वेरी पॉजिटिव मीटिंग विच हैज़ टेकन प्लेस टुडे, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा एक डेलीगेशन हम थ्रू अपने एसोसिएशन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू वहाँ लेके जाएंगे। और आज हिज एक्सेलेंसी ने आज हमारे को ये भी बोला है कि वहाँ आके वो खुद चलना चाहेंगे हमारे साथ, और वहाँ पे जितने वहाँ के MSMEs हैं उनके साथ बैठक करवाएंगे। जी उमेश जी, जैसा आपने बताया कि अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे, युगांडा जाएंगे, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ेगा तो इंडियंस को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भारतीय व्यापारी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये कृषि जगत के लिए कितनी फ़ायदेमंद की बात होगी और कृषि जगत के लिए उसमें कितना स्कोप है? देखिए, इंडिया जो है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइम है, युगांडा का भी वही है। रादर ये बताया जाए, आज हम लोग की इस पर्टिकुलर बैठक में बड़ी अच्छी चर्चा इस चीज़ की भी हुई है कि युगांडा में ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी है, और इस चीज़ को इंडिया में भी एक बहुत
महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। एंड जैसे आपने देखा यहाँ पर कि इंडिया में हम लोगों का पानी का सबसे बड़ा परेशानी का एक मुद्दा बन गया है, जी। वाटर है, जिसे हम आज की तारीख में पॉल्यूशन फ्री करना चाह रहे हैं। युगांडा में वही चीज़ जो है, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन ना होने से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और आशा यही करते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, और बड़ी अच्छी स्कीम्स भी हैं इनकी, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बाकी एरियाज़ में भी इन्होंने बताया है कि फ्री जोन्स हैं, आपको फ्री लैंड मिलता है। आपको यदि आप किसी $10,000 की अगर आपको टर्नओवर्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आपको बड़े और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो अच्छी स्कीम्स हैं युगांडा के पास, जो आई थिंक इंडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। जी उमेश जी, एक और सवाल जानना चाहेंगे उसी के साथ आपसे कि अपना प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट करके ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या फिर वहाँ पे अपनी कंपनी बेस्ड करके फिर प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये हम लोगों ने आज डिबेट करी है। अभी आज की चर्चा हम लोगों ने यहीं पर इसको समाप्त किया है कि कितना लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी हमारी वहाँ पर जी रॉ मटेरियल को ले जाने में, प्रोड्यूस करने में, और वहाँ से एक्सपोर्ट करके इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए। एक हम लोगों ने वो अभी एनालिसिस करेंगे हम बैठ के अभी जी। कि क्या अमाउंट पड़ेगा इन केस अगर वहाँ का प्रोडक्ट, बना हुआ प्रोडक्ट सस्ता हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पर इंडस्ट्री हम लोगों के लिए काफ़ी बूम कर जाएगी। भारतीयों का डंका पहले ही पूरी दुनिया में मचा हुआ है। भारतीय आज हर एक देश में मौजूद है और काफी बड़े बड़े पदों पर भी काम कर रहा है। अब युगांडा में भी भारत का डंका बजेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।